Dear students, welcome to the new lecture of real analysis. In the last lecture, we have talking about the analytic function, and in this lecture, we are going to discuss about the complex integration. तो हमने लास्ट लेक्चर में एनालिटिक फंक्शंस के कुछ हमने क्वेश्चंस भी देख लिए थे। मैंने आपको पीडीएफ फाइल भी सेंड की थी, तो स्टूडेंट्स होपफुली उसको सॉल्व भी किया हुआ होगा। तो अब हम मूव कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हमने किस तरह काम करना है। तो उससे पहले मैं आपको एक जो सिंपल सी इंटीग्रल्स देख लेते कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल कैसे होते हैं। तो कंटूर हमारे पास अब यहाँ एक आपने नाम नया आ रहा होगा कि कंटूर इंटीग्रल। सही, कंटूर इंटीग्रल का मतलब ये होगा कि कोई ना कोई आपके पास यहाँ पे लिमिट्स होंगी, सही है, और इसमें कंटूर में कोई ना कोई आपको एक सर्किल गिवन होगा, ठीक है, और उस सर्किल के हमारे पास ये इस तरह का, इसको हम कहते हैं कंटूर इंटीग्रल, ठीक है। ये एक सी कर्व कोई ना कोई गिवन होगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन है हमारे पास तो कोई ना कोई कर्व गिवन होगा, और इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स डेफिनेट इंटीग्रल, कहते हैं कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो हमारे पास जब सारे कॉम्प्लेक्स में जो इंटीग्रल आएंगे उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें कोई ना कोई लिमिट होगी या कोई कर्व डिफाइन होगा, या फिर हम इसको सिंपल अल्फाज आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो इनडेफिनेट भी हो सकते हैं और डेफिनेट भी, हमारे पास दोनों के केसेस आ सकते हैं, सही। एनालिटिकल फंक्शन पे हमने काम कर चुके हैं, कॉशी रीमान इक्वेशन से हमने एनालिटिकल फंक्शन को चेक करना सीख लिया। तो पहले हम सिंपल इसको इंटीग्रेशन देख लेते हैं कि हमारे पास लेट अस सपोज ये इंटीग्रल है, ये बहुत आसान से ऐसी बस आपको रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बस फंक्शन इसमें आयोटा का है, सही, तो आपको पता चल रहा है कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स का प्लेन में या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल गिवन है। सिंपल वही है कि आपके पास टी का फंक्शन, आपने इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और लिमिट पुट करनी है और आंसर। ये तो सिंपल वही बेसिक है जो आपको सिंपल रियल इंटीग्रल में करते थे। इसी तरह सेकंड इंटीग्रल है e⁻² आयोटा, उसको भी आपने इंटीग्रेट किया, लिमिट पुट किया और आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड वाले में जैसा देख लेंगे, इसमें हमारे पास इन्फिनिटी है, 0 to इन्फिनिटी। तो जब भी हमारे पास इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी या कोई इन्फिनिटी का इंटीग्रल होगा और एक्सपोनेंट हो, तो एक्सपोनेंट को हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो उसकी पावर बन जाएगी माइनस की। तो जब उसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये 1/∞ बन जाएगा। तो 1/∞ क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपने बात बस ध्यान में रखनी कि अगर इंटीग्रल आपके पास इंटीग्रल पे इन्फिनिटी है तो इस z को हमने कोशिश करेंगे कि नीचे लेके जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। इसमें सही है, यूनिट वी का फॉर्मूला लगा के बाय पार्ट्स लगाने के बाद लिमिट पुट किया आपने, सही है। अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस 0 to इन्फिनिटी को इंटीग्रल को हमने क्या किया है, हमने लिमिट की फॉर्म में लिखा, क्योंकि हम इसको जब लिमिट पुट करेंगे तो डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते, तो हमें कोई ना कोई एक वेरिएबल चाहिए होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर्म पुट करेंगे, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। सही, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इंटीग्रल, जब इसको ओपन करेंगे तो जब आप इसमें लिमिट 0 पुट करेंगे तो एक 1 आ जाएगा, सही। तो अब इसका मतलब ये है कि इसको t e⁻zt में जब आप t के इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस e⁻zt को आप डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, t/e⁻zt। अब जब आप इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास ये 0 के अप्रोच करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इसने ये बताया गया, ये बताया कि ये दोनों जो इंटीग्रल है ये 0 की तरह है। किस तरह है ये, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरीका ये है कि आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, सही है, इस तरह करके, और इसमें लिमिट पुट कर दें, सही। तो आपके पास 0, तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा खुद ब खुद, सही है। तो इसको जब भी हम, या फिर एल हॉपिटल रूल से भी लगा सकते हैं इसको, ये एल हॉपिटल रूल से, ठीक है। तो जब भी आप सॉल्व करेंगे ये 0 के बराबर ही आएगी लिमिट। अगर इन्फिनिटी लिमिट है और एक्सपोनेंट आपके पास है तो उस एक्सपोनेंट को आप डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे और 1/∞ के तहत ये दोनों लिमिट क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, 1/z² आंसर बचेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक है जो आपने जहन में रखनी है, ठीक है। अब कंटूर इंटीग्रल के क्वेश्चन आएंगे आगे, अब इसको हम देखते हैं क्रेजी की बुक से। तो हमारे पास एक लाइन इंटीग्रल होगा f(z), अब अगर कोई ना कोई फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव होगा, और सी हमारे पास क्या होगा, कंटूर इंटीग्रेशन होगा, सही है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंटीग्रेंड f(z) है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर कर्व c और अ पोर्शन ऑफ इट एन आर्क, बट वी शैल से अ कर्व इन आइदर केस फॉर सिंपलिसिटी। कोई कर्व कहेंगे, आर्क भी हो सकता है, लेकिन उसको कोई कर्व के नाम से, कर्व उसको हम कहते हैं। दिस कर्व c इज अ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड द पाथ ऑफ द इंटीग्रेशन। ये आपको बताएगा कि आपने इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करनी है।
अब हमें पता है कि हमने कॉम्प्लेक्स में हमने किया, कॉम्प्लेक्स नंबर का z बराबर होता है x प्लस, सही है, आयोटा y, सही है, ये प्लस है आयोटा y, ठीक है। तो ठीक है, ये इस तरह की कोई ना कोई z होगा, z t प्लस t आयोटा t, जिसमें रियल t है और इमेजिनरी क्या है 3t। आयोटा का कोफिशिएंट क्या होता है इसका, वो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो एक हमें z चाहिए होगा, एक हमें क्या चाहिए होगा, z प्राइम चाहिए होगा। तो सबसे पहले लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, इस टर्म को सॉल्व करने के लिए हमें एक z चाहिए और हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। फिर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हम पैरामीट्रिक का फॉर्मूला लगाएंगे, सही है। इसमें वो देखते हैं हम, इसमें आगे दिया हुआ उसको हमने यूज करना है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अगर ये भी देख लेते हैं पहले कि अगर k1 कांस्टेंट है, f फंक्शन f1 है और फिर k2 f2, तो इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, सिंपल सी। दूसरा क्या, रिवर्स कर सकते हैं, अगर z ऊपर है z नॉट, इसको रिवर्स करें तो नेगेटिव साइन करके इसको रिवर्स कर सकते हैं, सही है। इसका पार्टीशन कर सकते हैं, अगर कर्व सी है तो उसको दो कर्व में ब्रेक कर सकते हैं, अगर ये पूरा कर्व है तो उसको दो कर्व में अगर ब्रेक कर रहे हैं तो उन दोनों कर्व को ऐड करेंगे तो वो एक आंसर आएगा जो टोटल कर्व का आंसर था, तो इसको पार्टीशन ऑफ अ कर्व कहते हैं, ठीक है। तो अब हम जाते हैं जो हमने सॉल्व करना है, और वो हम सॉल्व करेंगे इस वाले मेथड से, इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ पाथ, सही है। ये किर्जी की बुक है, थ्योरम 2 हमने यूज करना है। लेट सी बी अ पीस है स्मूथ पाथ रिप्रेजेंटेड बाय z इज इक्वल टू zt, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और t बिलोंग करेगा a से b, a से b आपकी लिमिट होगी। लेट f of z be a continuous function on c, then this line integral can be evaluated by this integral a to b f of z, और ये जो z प्राइम हो गया होगा dz अपॉन dt। ये प्राइम का मतलब है, ये डॉट का मतलब है कि इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला लगाना, बार बार सुन लें आप कि ये लाइन इंटीग्रल, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है एक, सही है। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस थ्योरम को यूज करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ चलते हैं, तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा ये इसको सॉल्व कैसे करना है कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल को। तो चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। जिस स्टूडेंट हम इस फंक्शन को देखते हैं, अब हमारे पास है कि इवेल्युएट लाइन इंटीग्रल, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल वेयर f of z इज इक्वल टू 2z इज टू पावर 4 माइनस z इज टू पावर माइनस 4, वेयर c इज द यूनिट सर्किल काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब ये यूनिट सर्किल है हमारे पास, तो मॉड ऑफ z की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि यूनिट सर्किल में रेडियस क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, रेडियस 1 होता है। अब हमें z की पैरामेट्रिक कॉम्प्लेक्स की पैरामेट्रिक फॉर्म पता है, वो बराबर होती है r इंटू ई रेज टू पावर आयोटा टी। r की वैल्यू 1 है तो z किसके बराबर हो जाएगा, ई रेज टू पावर आयोटा टी। इसको बहुत सी बुकों में z ई रेज टू पावर आयोटा टी को कॉस टी या साइन टी में भी सॉल्व किया हुआ है, या इसको एक्सपोनेंट में सॉल्व किया हुआ है, तो हम इसको एक्सपोनेंट से लेके सॉल्व करेंगे, ये ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास z आ गया ई रेज टू पावर आयोटा टी, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू ई रेज टू पावर आयोटा टी, ठीक है। हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक फंक्शन चाहिए होगा और z डॉट चाहिए होगा। लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला था, लाइन इंटीग्रल का हमारा फॉर्मूला था कि लाइन इंटीग्रल of f of z, complex line integral of f of z dz is equal to integral from a to b f of z into d का डेरिवेटिव यानी z of प्राइम या z of डॉट dt। ये z डॉट ऑफ t किसके बराबर था, अभी हमने निकाला है dz अपॉन dt के बराबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। अब फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है 2z4। अब z किसके बराबर है, z बराबर है ई रेज टू पावर टी, टेकिंग अगर बोथ साइड में पावर लेता हूँ 4, तो यहाँ आ जाएगा z रेज टू पावर 4, यहाँ आ जाएगा ई रेज टू पावर 4 आयोटा, ठीक है। अब एक हमें चाहिए z की पावर -4, तो यहाँ पे दोनों साइड में -4 पावर ले लेंगे, तो ये तो हमारे पास फंक्शन में हमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही रखना होगा ये फंक्शन, ठीक है, ताकि एक फंक्शन हो इसको इंटीग्रेट कर सके। फंक्शन क्या था 2z रेज टू पावर 4, तो ये बन गया z रेज टू पावर 4 माइनस z रेज टू पावर -4, ये बन गया। z डॉट की वैल्यू आपने निकाली ऊपर से, ठीक है, और dt फॉर्म लेगा ये, ठीक है। दोनों को बेस से पावर ऐड करके सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू आ गई। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे, सही है। तो लिमिट के लिए आपने सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि ये काउंटर क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो हमारे पास रेंज होती है -2 से +2 पर, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज यूँ मूव करता है, सही है, मूव करता है। तो 0 से ये मूव करता है 2 पाए, फिर मूव करता है 0 से पिस्ता ही मूव करता रहता है। तो ये जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, सही है, सही है,
तो आपने लिमिट पुट करनी है, हमेशा याद रखें एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज में आपने लिमिट पुट करनी है 0 से 2 पाई की, 0 से 2 पाई। और अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो 2 पाई से 0, ये आपने याद रखना है। अगर क्लॉकवाइज होगा से 2 पाई से 0, ये अभी क्वेश्चन काउंटर क्लॉकवाइज का है तो आपने 0 से 2 पाई रखनी है। ठीक है, सिंपल इसकी इंटीग्रेशन है, आपने इंटीग्रेट करना है और आपने इसकी लिमिट पुट करनी है, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर इंटीग्रल क्या आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, बस याद आपने एक इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि ये सर सी क्या गिवन है, ये कर्व किस फॉर्म में गिवन है। यूनिट सर्किल है, कोई गिवन है, उसको आपने सिंप्लीफाई करके वहाँ से z निकालना है, z से z डॉट निकालना है और इस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, और फिर आपने देखनी कि लिमिट क्या डालनी है, काउंटर क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है। सही है, तो इस एग्जाम्पल को करें, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास कि एफ ऑफ जेड बराबर है जेड माइनस वन रेस टू पावर माइनस वन प्लस 2 इंटू जेड माइनस वन रेस टू पावर माइनस 2। ठीक है, अब सी यहाँ सर्किल तो है, लेकिन सर्किल किस फॉर्म में, मॉड ऑफ जेड माइनस इक्वल टू 4, और ये है क्लॉकवाइज। अब मैंने आपको बोला था क्लॉकवाइज होगा तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 पाई से 0 तक जाएगा। सही है, अब ये z माइनस 1/4 को आपने सॉल्व करना है, यानी रेडियस हमारे पास क्या है 4 है। यहाँ देख लेते हैं, गिवन हमारे पास क्या था, ये r4 है हमारे पास। ठीक है, क्यों r4 है, क्योंकि हमें पता है कि मॉड ऑफ z बराबर होता है r के। ठीक है, अब पैरामेट्रिक फॉर्म हमने यूज़ की कि z बराबर होता है r इंटू ई रेस टू पावर आयोटा टी। ठीक है, फॉर्मूला वैल्यू पुट की r की, 1 को मान लेगा, z अब क्या आपने क्या निकाला सॉल्व करके, 1 + 4 ई रेस टू पावर आयोटा टी। ठीक है, बहुत सी बुकों में यहाँ पे कॉस से लिया हुआ, तो मैं इसको इसके एक्सपेंड से सॉल्व करते हैं। सही है, क्रेजिक में अगर कॉस्ट से क्या हो तो उससे भी कर लें, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक ही, क्योंकि जल्दी सॉल्व हो जाता है, आसानी से हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dz/dt निकाला। ठीक है, जो किसके बराबर होता है, z डॉट के बराबर होता है। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, आपके पास z आ गया और क्या आ गया आपके पास z ऑफ डी। अब आपने क्या करना है, फंक्शंस को अपने देखना है। अब फंक्शन आपकी वैल्यू किसकी चाहिए, z माइनस 1 की पावर माइनस 1 की वैल्यू चाहिए और z माइनस 1 रेस टू पावर माइनस 2 की वैल्यू चाहिए। आपको पता है कि z माइनस 1 किसके बराबर, अभी आपने किया है कि z माइनस 1 बराबर किया है 4 ई रेस टू पावर आयोटा टी के। अब अगर मैं इन दोनों की बोथ साइड्स पे पावर रखता हूँ -1 तो ये -1 दोनों साइड पे जाएगा। इसी तरह आपको चाहिए -2, दोनों तरफ -2 चला जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। अब जैसे ये मैंने किया है, -1 बोथ साइड्स पे लगाया, 4 पे -1 गया डिनोमिनेटर में चला गया, एक्सपोनेंट की पावर में ये आ गया -1। ठीक है, इसी तरह -2 बोथ साइड्स पर लिया, 4 की ये। अच्छा, अब ये 2 टाइम्स करके लिया, तो 2 को पहले बोथ साइड से मल्टीप्लाई कराया। सही, क्योंकि हमें ये इसकी पूरी की वैल्यू चाहिए। सही, और 4 की पावर -2 लिया, सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास अब वैल्यू आ गई 2 इंटू जेड माइनस 1 रेस टू पावर -2। तो अब हमारे पास फंक्शन जो गिवन था इसकी वैल्यू भी आ गई और इस पूरी की वैल्यू आ गई, दोनों को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मेरे पास पता है एफ ऑफ जेड इंटू जेड डॉट ऑफ डी। फॉर्मूले में रखा, ये हमारे पास z माइनस 1 रेस टू पावर -1 की वैल्यू है, ये 2z माइनस 1 रेस टू पावर -2 की वैल्यू है, ये z डॉट है और dt फॉर्मूले का। अब ये देखें, ये 2 पाई से 0 तक जा रहा है, क्योंकि क्लॉकवाइज था, मैंने आपको बता दिया था क्लॉकवाइज। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, वही बेस सेम पावर ऐड की, सिंप्लीफाई किया, लिमिट पुट की, और आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्रेजिक में गिवन है, मैं आपको और दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए PDF। तो सबसे पहले हमने अभी हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया, कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। सही, लाइन इंटीग्रल का मतलब ये है कि आपके पास कोई ना कोई कर्व में कोई कंटूर गिवन होगा या कोई कर्व गिवन होगा और f ऑफ z डी जेड की, z हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। यही रेल में होता है, वेक्टर एनालिसिस अभी हमने किया वो, उसमें भी ये होता है। ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का, तो इसलिए हमें जो फंक्शन आएंगे वो कॉम्प्लेक्स के आएंगे। ठीक है, तो ये इन दो एग्जाम्पल को अच्छी तरह करें। क्रेजिक की बुक है, उसकी एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ, तो ये वो भी आप प्रैक्टिस कर लें, और सॉल्व क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ आपको PDF में फाइल, उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो अभी जो हमने टॉपिक कवर किया है वो है कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। इससे पहले हमने जो टॉपिक था वो एनालिटिक फंक्शन का था, कॉशी-रीमन इक्वेशन का था, और अभी नेक्स्ट टॉपिक हमने जो अभी कवर किया वो है कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। वैसे मैं आपको अभी PDF के कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स और देता हूँ जिस स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा बहुत। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह
तो इनको अच्छी तरह कर लें। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे नेक्स्ट वीडियो में आप पूछ लीजिएगा या अपने CR से कन्वे करवा लीजिएगा। चाहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।